India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 6 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई। केंद्र को चुनौती देने वाली याचिका पर होगा फैसला। हेट स्पीच पर दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। कहा अंतिम रिपोर्ट है लगभग तैयार। कोर्ट ने पूछा एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे। सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित। समलैंगिक शादी को मान्यता देने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर मसले पर 13 मार्च को होगी सुनवाई। शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों को बकाये वेतन नहीं देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार। कमिश्नर, वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव को किया तलब। India Legal presents Courts Roundup. गुजरात दंगों पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले पर 6 फरवरी को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। इसके बाद कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। बुनियादी मसला यह है कि संविधान के अनुच्छेद 19, 1 और 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की तरफ से लगाई गई रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इसको लेकर दाखिल एक याचिका में रोक हटाने की मांग की गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अगले सोमवार यानी 6 फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने इसी मामले पर दाखिल एक और याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये याचिका डॉक्यूमेंट्री के बारे में किए गए एम राम और प्रशांत भूषण जैसे लोगों के ट्वीट हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई है। उसमें ये भी बताया गया है कि सरकार के दबाव में अजमेर समेत कुछ जगहों पर छात्रों को डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के लिए कॉलेज से निलंबित किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी 6 फरवरी को अपनी बात रखें। वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो डॉक्यूमेंट्री के दोनों भाग अपने पास मंगाकर उन्हें देखें। इस आधार पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिनकी 2002 के गुजरात दंगों में भूमिका रही है। शर्मा ने ये भी कहा कि डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन की कोशिश कर रहे लोगों पर देश भर में पुलिस के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। वकील ने जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा शीर्ष अदालत को ये तय करना है कि अनुच्छेद 19, 1, 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य, रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी 2023 के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी याचिका में पूछा गया है कि केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 19, 1, 2 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। 21 जनवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब और ट्विटर से लिंक हटाने का निर्देश देने के लिए आईटी नियम 2021 के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का कथित रूप से उपयोग किया। डॉक्यूमेंट्री का पहला भाग, जो 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित है, साल 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका करने वालों पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हमला किया है। केंद्रीय मंत्री ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट का समय व्यर्थ करने वाली बताया है।
किरण रिजिजू ने याचिका दायर करने को लेकर किए गए एक ट्वीट में लिखा है कि इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद किया जाता है, जबकि हजारों आम नागरिक न्यायालय में न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। साल 2021 में राजधानी दिल्ली में हुई हेट स्पीच के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वो जल्द ही इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने ये जानकारी दी। चीफ जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस P.M. नरसिम्हा और जस्टिस J.B. पारदीवाला की बेंच अब इस मामले पर 3 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगी। इससे पहले सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था, FIR दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी के संपादक सुरेश चौहान के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम को लेकर हेट स्पीच केस में अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने प्रधान न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली पीठ को बताया, जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है। अंतिम रिपोर्ट लगभग तैयार है। इसे पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है और हम कम से कम समय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करेंगे। पीठ एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिल्ली पुलिस ने तहसीन पूनावाला मामले में जारी निर्देशों का उल्लंघन किया है। पीठ में जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस J.B. पारदीवाला भी शामिल थे। पीठ ने पहले मामले में जांच में प्रगति के संबंध में दिल्ली पुलिस से सवाल किया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा था, FIR दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगा। अब मई 2021 के बाद आपने क्या कदम उठाए हैं, आपने क्या किया है, आपने कितनी गिरफ्तारी की है, आपने क्या जांच की है, कितने लोगों की जांच की गई है। आज ASG के बयान पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित करने का फैसला किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने स्थगन पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को कुछ अतिरिक्त पहलुओं को स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस के हलफनामे के अनुसार उन्होंने आरोपियों की आवाज का सैंपल लेने के लिए 17 मार्च की तारीख तय की है। फरासत ने कहा कि इसे तेजी से किया जाना चाहिए और इसमें इतना समय नहीं लग सकता। पीठ ने सुनवाई 3 सप्ताह के लिए स्थगित करते हुए ASG का बयान दर्ज किया और जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है और अंतिम रिपोर्ट थोड़े समय के भीतर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने जो स्टैंड लिया था वो ये था कि हिंदू युवा वाहिनी के आयोजन के दौरान दिए गए स्पीच किसी भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते थे। हेट स्पीच के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली एक अन्य याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामे में कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई हेट स्पीच नहीं दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया और एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दायर किए जाने वाले बेहतर हलफनामे की मांग की। कोर्ट द्वारा फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने मई 2022 में प्राथमिकी दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट। लंबे वक्त से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग हो रही है, जिसके लिए कई बार हाई कोर्ट में याचिकाएं भी लंबित हैं। कई याचिकाएं ऐसी हैं जो लंबित हैं। अब सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग से जुड़ी आधा दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए इसे ट्रांसफर कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद दिया। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह से जुड़े सभी मामलों को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एक खंडपीठ ने सेम सेक्स से संबंधित सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तरह की सभी याचिकाओं को खुद के पास ट्रांसफर किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की सभी याचिकाओं के बैच पर 13 मार्च को सुनवाई करने की बात कही थी। अभिजीत अय्यर मित्रा द्वारा उच्च न्यायालय से स्थानांतरित की गई याचिकाओं में से एक में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत LGBTQIA जोड़ों के विवाह के पंजीकरण की मांग की गई। ये तर्क दिया जाता है कि हिंदू विवाह अधिनियम में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा जेंडर न्यूट्रल है और ये स्पष्ट रूप से सेम सेक्स कपल के विवाह को प्रतिबंधित नहीं करती है। डॉक्टर कविता अरोड़ा द्वारा दायर एक अन्य याचिका में विवाह अधिकारी दक्षिण पूर्वी दिल्ली को एक निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपने पार्टनर के साथ विवाह कर सके। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सहमति से समलैंगिक यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता और इसी के चलते समलैंगिक यौन संबंध भारत में अपराध नहीं है। हालांकि समलैंगिक विवाह को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। जमीयत उलेमा हिंद ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली 6 हाई कोर्ट्स में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। वादी की तरफ से यह मसला भी उठाया गया कि रजिस्ट्री ने उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाकर्ताओं की सहमति आवश्यक होने का हवाला देते हुए ट्रांसफर याचिका को नंबर देने से इनकार कर दिया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने ट्रांसफर याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा, क्योंकि विवादित अधिनियम राज्य विधान है, इसलिए उच्च न्यायालयों को पहले उन्हें सुनना चाहिए। पीठ शुक्रवार 3 फरवरी 2023 को सभी मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने याचिकाकर्ताओं के सवाल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, जो याचिकाकर्ताओं के लोकस पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि सिटीजन्स फॉर पीस ऐसे संगठनों की विश्वसनीयता गंभीर शक के दायरे में है। केंद्र ने आरोप लगाया कि समाज में जातिगत और सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा करने के लिए ऐसे संगठन भेदभाव और समाज में विभाजन करने के अपने मकसद के लिए ऐसी याचिकाओं का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल असम में अपने मकसद को अंजाम दे रहे हैं और अन्य कई राज्यों में इनके अभियान चलते रहते हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली 6 हाई कोर्ट में लंबित 21 मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने CJI DY चंद्रचूड़ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ने उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाकर्ताओं की सहमति आवश्यक होने का हवाला देते हुए ट्रांसफर याचिका को नंबर देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 139A(1) के संदर्भ में कोई व्यक्ति विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी याचिकाओं में पक्षकार न होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार के लिए ट्रांसफर याचिका दायर कर सकता है, अगर याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयों के समक्ष किसी भी मामले में एक पक्षकार है। CJI चंद्रचूड़ इस मामले को देखने के लिए सहमत हुए जब धर्म परिवर्तन पर अन्य मामलों का बैच दिन के दौरान लिया जाता है। जमीयत की ओर से पेश वकील MR शमशाद ने CJI को मामले की संख्या पर रजिस्ट्री की आपत्ति के बारे में याद दिलाया। CJI ने उन्हें बताया कि उन्होंने मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 6 उच्च न्यायालयों में ये याचिकाएं लंबित हैं। 2 राज्यों यानी गुजरात और मध्य प्रदेश में गुजरात के प्रावधानों के संबंध में आंशिक रोक लगा दी गई है। गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश राज्य ने अपने अपने उच्च न्यायालयों के उक्त अंतरिम आदेशों को चुनौती दी है, क्योंकि अंतर धार्मिक जोड़े को शादी करने में मुश्किलें आ रही हैं। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पीठ को बताया कि उनका मामला, जो कि मध्य प्रदेश से मामले के लिए ट्रांसफर याचिका थी, आज पहले ही सूचीबद्ध था। उन्होंने ट्रांसफर याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने ट्रांसफर याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चूंकि विवादित अधिनियम राज्य विधान है, इसलिए उच्च न्यायालयों को पहले उन्हें सुनना चाहिए। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पीठ शुक्रवार 3 फरवरी 2023 को सभी मामलों की सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षकों और सफाई कर्मचारियों के बकाया वेतन नहीं देने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD को फटकार लगाई है।
कमिश्नर, वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव को अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में तलब किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के वित्त और शहरी विकास सचिवों और दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर को नगर निकाय के विभिन्न कर्मचारियों, सफाई कर्मियों और शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने में विफल रहने पर तलब किया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को समय समय पर भुगतान करने के आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा। अदालत ने कहा कि 21 दिसंबर 2022 को अवमाननाकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के वकीलों ने संयुक्त रूप से कहा था कि सभी भुगतान जल्द से जल्द जारी किए जाएंगे। अधिमानतः 4 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह भी अजीब है कि पेंशन भोगियों को भी पेंशन नहीं मिल रही है। इस अदालत के पास एमसीडी के आयुक्त, वित्त सचिव और जीएनसीटीडी के शहरी विकास सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति को निर्देशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अदालत 2020 में कोविड-19 के मद्देनजर एमसीडी के विभिन्न कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने पर पहले एनडीएमसी, एसडीएमसी और ईडीएमसी के रूप में विभाजित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। कुछ याचिकाएं सिविल बॉडी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दी गई हैं, जिसमें शिकायत की गई है कि उनकी पेंशन जारी नहीं की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉक्सो मामले में एक 20 वर्षीय युवक को जमानत दे दी है। मामले में पीड़िता ने बयान दिया कि वो और आरोपी कथित अपराध के समय एक दूसरे के साथ सहमति से संबंध में थे। पीड़िता ने कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वो जमानत की पेशकश कर रही है। आरोपी और पीड़िता ने बाद में विवाह कर लिया था। आरोपी की ओर से दायर जमानत अर्जी पर जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने कहा कि धारा 376(2) और धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध कथित रूप से तब किए गए जब पीड़िता, जिसकी उम्र अभी 19 वर्ष से अधिक है, वयस्क हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में, साथ ही अदालती बयान में पीड़िता ने लगातार कहा कि वो याचिकाकर्ता के साथ सहमति से संबंध उसने बनाए थे। उसने आरोपी के साथ विवाह कर लिया था और उसके साथ रहने लगी थी। वो गर्भवती भी हुई थी। अदालत ने कहा कि पीड़िता ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता से उसे एक बच्चा हुआ था। ये सब स्वेच्छा से किया गया प्रतीत होता है। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता और पीड़िता एक दूसरे को तब से जानते थे जब वे स्कूल में साथ साथ थे। फिलहाल याचिकाकर्ता की उम्र 20 साल है, वहीं पीड़िता की उम्र 19 साल है। पीड़िता पहले भी 2019 में याचिकाकर्ता के साथ गई थी और अप्रैल 2022 में दर्ज बयान के मुताबिक उसने हरियाणा के अंबाला जिले में विवाह किया था। उसने अपनी मां के कहने पर 2019 में गर्भपात भी करवाया था। 25 जुलाई 2020 को पीड़िता की मां ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता की उम्र उस वक्त करीब 17 साल थी और याचिकाकर्ता की उम्र 18 साल थी। उसे पुलिस ने फरवरी 2021 में एक झुग्गी से बरामद किया था, जहां वो याचिकाकर्ता के साथ रह रही थी। उसने जून 2021 में बच्चे को जन्म दिया। याचिकाकर्ता को जमानत देते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि वो केवल ये नोट कर रही है कि अभियोजिका खुद याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए तैयार है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा सीट से सांसद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद फैजल को निचली अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। लक्षद्वीप के सांसद को यह सजा हत्या के प्रयास के एक मामले में सुनाई गई थी। फैजल की सजा पर केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अब लक्षद्वीप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासन की ओर से केरल हाईकोर्ट के सजा पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई। इस मामले में लक्षद्वीप प्रशासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई की मांग को स्वीकार कर लिया और कहा कि इसे अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। आपको बता दें कि लक्षद्वीप प्रशासन से पहले सांसद मोहम्मद फैजल ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई, चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर जारी किए गए प्रेस नोट को चुनौती दी थी। मोहम्मद फैजल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब तलब किया था। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि लक्षद्वीप संसदीय सीट से उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में साफ कर दिया था कि लक्षद्वीप संसदीय सीट के लिए फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा।
आपको बता दें कि लक्षद्वीप सीट से 2019 के चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए मोहम्मद फैजल को लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य ठहरा दिया था। इसके बाद लक्षद्वीप सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। चुनाव आयोग ने 18 जनवरी को यह कहा था कि लक्षद्वीप सीट के लिए 27 फरवरी को 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों के लिए होने जा रहे उपचुनाव के साथ ही ये उपचुनाव कराया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से आए इस बयान के बाद मोहम्मद फैजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एनआईए स्पेशल कोर्ट अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अहमद मुर्तजा ने गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर हमला बोला था। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर अभियुक्त ने अचानक बांके से हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनका असलहा भी छीनने की कोशिश की गई, जिस दौरान उनका राइफल सड़क पर गिर गया था। उन्हें बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर हमला करने के मामले में शुक्रवार को एनआईए और एटीएस की विशेष अदालत ने अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी को दोषी करार दिया था। विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की थी। कोर्ट ने यूएपीए के तहत मुर्तजा को देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया। 9 महीने में सुनवाई करके कोर्ट ने सजा सुनाई। तो कोर्ट राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.